नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। कल्पनाओं के इस अनूठे संसार में आपका स्वागत है। कभी आपने कुछ ऐसा सोचा है जो कभी हो ही नहीं सकता? जैसे अगर हम चांद पर गिल्ली डंडा खेलें तो, अगर हम ब्लैक होल में जाएं तो, अगर धरती का आकार दोगुना हो गया तो इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसी ही कभी न साकार होने वाली कल्पनाओं की दुनिया में ले चलेंगे। क्या आप जानते हैं कि दिन और रात कैसे होते हैं? दिन और रात इसलिए होते हैं क्योंकि धरती अपनी अक्ष पर घूम रही है, लगातार बिना थके। आपने कभी सोचा है कि अगर धरती अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, यानी अगर धरती का रोटेशन बंद हो जाए तो क्या होगा? फिर दिन और रात कैसे होंगे? फिर तो हमें सूरज और चांद में से किसी एक के साथ ही रहना होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं कल्पनाओं के संसार में और आपको बताते हैं क्या होगा अगर धरती घूमना बंद कर दे। क्या हो अगर धरती घूमना बंद कर दे? क्या होता है धरती के घूमने से? धरती की रोटेशन और मानव की जिंदगी में क्या रिश्ता है? हमारी धरती घूम रही है और इसके साथ साथ इससे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो सब धरती के साथ ही घूम रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर धरती अचानक से घूमना बंद कर दे? तो सबसे पहले तो हम सभी का वजन पहले से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये उतना भी जरूरी नहीं होगा, क्योंकि धरती का रोटेशन कितना ज्यादा जरूरी है वो धरती का घूमना बंद होने के साथ ही हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले दुनिया भर में होंगे भयानक हादसे। वास्तव में आज हम इस दुनिया में अगर जिंदा हैं, तो उसके पीछे धरती के रोटेशन का बहुत बड़ा हाथ है। इस समय आप ये रिपोर्ट बैठकर या लेटकर देख रहे होंगे, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस समय जब आप बैठे हैं या लेटे हैं, तब आप 1656 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से भाग रहे हैं। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। धरती अपने इक्वेटर यानी अपने मध्य हिस्से पर लगभग 460 मीटर सेकेंड 1656 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। धरती का रोटेशन अगर अचानक बंद हुआ तो वही होगा जो तेज रफ्तार से चलने वाली कार के साथ अचानक रुक जाने से होता है, मतलब भयानक हादसा। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी इस चीज को महसूस कर चुके हैं कि जैसे ही कोई चलने वाली बस अगर अचानक रुक जाती है तो हम सामने की तरफ गिर जाते हैं। धरती के रुकने पर धरती पर मौजूद चीजों के साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन जैसा हम सोचते हैं शायद उससे कई गुना भयानक इसका नतीजा होगा। रोटेशन बंद होते ही नॉर्थ और साउथ पोल को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं धरती से जुड़ी थी, वो सब पूर्व दिशा की ओर 1656 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही होगी। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, बड़े बड़े पेड़ हो या बड़ी बड़ी इमारतें हो। 9 mm पिस्टल से निकली गोली के बराबर होगी इंसानों की स्पीड। पल भर में खत्म हो जाएगा सब कुछ। धरती का रोटेशन बंद होने पर जो लोग उस समय प्लेन में ट्रैवल कर रहे होंगे, उनके जिंदा रहने के चांस काफी ज्यादा होंगे, लेकिन उससे ज्यादा सेफ वो अंतरिक्ष यात्री होंगे जो उस समय धरती के ऊपर स्पेस स्टेशन पर अपना काम कर रहे होंगे। उड़ते हुए गुब्बारे पर भी धरती का रोटेशन बंद होने का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन धरती पर मौजूद इंसानी सभ्यता कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और बचेगी सिर्फ जमीन से जुड़े छोटे पेड़ पौधे और उनकी जड़ें। अब यहाँ पर 2 सवाल आते हैं। पहला ये कि सब कुछ पूर्व दिशा की ओर ही क्यों मूव करेगा, दूसरी दिशा में क्यों नहीं?
जवाब है क्योंकि हमारी धरती पश्चिम से पूर्व की तरफ ही घूमती है। तो जब इसका घूमना बंद होगा तो धरती की सतह से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो पूर्व दिशा की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। और ये न्यूटन की थ्योरी का एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा सवाल ये कि अगर सब कुछ इतना स्पीड पकड़ लेता है तो क्या हम धरती से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में नहीं पहुंच जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त करके स्पेस में पहुंचना है तो उसकी स्पीड होनी चाहिए 42,000 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे स्पेस वेलोसिटी या पलायन गति कहते हैं। अगर किसी भी चीज की स्पीड इससे कम हो तो वो धरती से बाहर नहीं जा पाएगी। लेकिन हमारी धरती की स्पीड सिर्फ 1,656 किलोमीटर प्रति घंटा है। धरती की रोटेशन रुकने पर जब हर चीज पूर्व दिशा में मूव करने की कोशिश कर रही होगी, तब समुद्र और महासागरों के पानी के साथ भी यही होगा। इसका मतलब महासुनामी। साथ ही धरती का रोटेशन रुकने पर समुद्र की लहरें इतनी ऊंची होंगी कि शायद इसकी कल्पना भी आप सपने में नहीं कर सकते। इस वजह से कई बड़े देश पानी में डूब जाएंगे। धरती का घूमना तो बंद हो जाएगा, लेकिन धरती पर मौजूद हवाएं धरती के घूमने की रफ्तार से बहती रहेंगी, यानी 1,856 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलती रहेगी। और इस वजह से दिखाई देगा भयानक तूफान, जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। धरती को अपने एक्सिस पर घूमने के कारण धरती के इक्वेटर वाले क्षेत्र में काफी सारा पानी एक गुंबदनुमा आकार में इकट्ठा रहता है। अगर धरती ने घूमना बंद कर दिया तो इक्वेटर पर मौजूद अतिरिक्त पानी नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ चला जाएगा और ये दोनों पोल्स पानी में डूब जाएंगे। तो जो भी इंसान धरती के दोनों पोल्स पर अभी तक सुरक्षित थे, वो भी अब पानी के सैलाब में डूब जाएंगे। धरती के इनर कोर पर भी पड़ेगा प्रभाव। क्या आपको पता है, जिस तरह धरती अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, उसी तरह से धरती का इनर कोर भी रोटेट करता है, लेकिन धरती की तुलना में और ज्यादा स्पीड से। अगर धरती की बाहरी सतह रोटेट करना बंद कर दे तो इसका मतलब ये नहीं, उसका इनर कोर भी रोटेट होना बंद हो जाएगा। इस स्थिति में धरती की आउटर और इनर सरफेस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रोटेशनल स्पीड का गैप होगा, जिसका सीधा असर धरती के मौजूद टेक्टोनिक्स प्लेट्स पर पड़ेगा और दुनिया भर में हजारों लाखों नए सक्रिय ज्वालामुखी बन जाएंगे, जिनसे निकला लावा भयानक तबाही मचाएगा। नहीं होंगे दिन और रात। सबसे बड़ी बात है कि धरती घूमती है, इसलिए तो दिन और रात होते हैं। धरती का रोटेशन बंद होगा तो धरती के एक हिस्से में दिन होगा और दूसरे हिस्से में रात। धरती का जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा, वहां पर ज्यादा गर्मी की वजह से नदी और समुद्र का पानी भाप बनकर उठ जाएगा, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा बारिश भी इसी जगह पर होगी और धीरे धीरे इस जगह की धरती की हालत ऑक्सीजन वाले शुक्र ग्रह की तरह हो जाएगी। धरती के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं होगी, वहां तापमान इतना कम हो जाएगा कि आधी धरती बर्फ की चादर में ढक जाएगी। यहाँ के वातावरण में मौजूद हवा पहले के मुकाबले घनी हो जाएगी, जो समय के साथ साथ लिक्विड में बदलने लगेगी और आखिर में यही लिक्विड ठोस यानी सॉलिड स्टेट में पहुंच जाएगी। मतलब धरती के एक तरफ होगी बेहद गर्मी और दूसरी तरफ उतनी ही सर्दी। लेकिन इस सूरत में धरती के दो हिस्से ऐसे होंगे जहां हर समय शाम होगी और वो जगह इंसानों के लिए काफी अच्छी चॉइस होगी। और इसी समय धरती की दूसरी तरफ की गर्म हवाएं
तेजी से ठंडे इलाके में घुसेंगी। इस तरह हॉट और कोल्ड एक्सचेंज होने के कारण धरती इंसानों के रहने के लिए अनुकूल भले ही हो, लेकिन हॉट और कोल्ड एक्सचेंज के कारण जिस आंधी और तूफान की उत्पत्ति होगी वो बेहद ज्यादा खतरनाक होगी। खत्म हो जाएगा धरती का मैग्नेटिक फील्ड, जानलेवा होगा कॉस्मिक रेडिएशन। सूरज की कॉस्मिक रेडिएशन से हमें धरती का मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड धरती के रोटेशन के कारण उत्पन्न होता है। रोटेशन बंद होने से मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा और धरती पर मौजूद सभी जिंदा जीव इस जानलेवा कॉस्मिक रेडिएशन की चपेट में आकर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में धरती का रोटेशन कभी बंद होगा? शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन आज से लाखों करोड़ों साल बाद ऐसा हो सकता है, क्योंकि नासा के कैलकुलेशन के मुताबिक हर 100 साल में धरती के घूमने की स्पीड 2.3 मिलीमीटर पर सेकंड कम हो रही है। इसका मतलब है कि आज से लाखों करोड़ों अरबों सालों बाद शायद धरती का रोटेशन बंद हो जाएगा। तो अगर आपको पता चले कि कल से धरती घूमना बंद कर देगी, तो जिंदा रहने के लिए आप सबसे पहले क्या करने की कोशिश करेंगे? जरा सोचिए। रिसर्च डेस्क, न्यूज इंडिया। अगर हम और आप जीवित हैं तो उसके पीछे प्रकृति के कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें हम नहीं जानते। धरती पर जीवन मौजूद है, इसकी कई वजहों में से एक है धरती के कोर का गर्म होना। धरती का कोर गर्म है, इसलिए हम इंसानों के लिए सांस ले पाना और जिंदगी को सुचारू रूप से जी पाना संभव हो पाता है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या होगा अगर धरती की कोर ठंडी हो गई तो? सवाल सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही भयावह और मुश्किल है। हमारी धरती का रेडियस 6371 किलोमीटर है। यानी अगर आप धरती को एक छोर पर खोदना शुरू करेंगे तो 12,782 किलोमीटर के बाद आप धरती के दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस दौरान आपको धरती के बेहद सुंदर और अलग अलग ग्रुप से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हमारी धरती को उसके तापमान, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के आधार पर अलग अलग लेयर्स में विभाजित किया गया है। धरती के जिस सतह पर हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है। ये क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशानिक क्रस्ट में सब डिवाइड होता है। ओशानिक क्रस्ट की मोटाई 8 किलोमीटर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई 40 किलोमीटर तक की होती है। क्रस्ट के नीचे वाले पार्ट को मेंटल कहा जाता है। इस मेंटल में पूरी धरती का 84% आयतन और 67% द्रव्यमान समाहित होता है। मेंटल 2900 किलोमीटर मोटी ठोस चट्टानी परत होती है, जो मुख्य रूप से सिलिकेट मेटल की बनी होती है। मेटल के नीचे और धरती के केंद्र में आयरन और निकेल पिघली हुई और ठोस दोनों ही अवस्थाओं में मौजूद होते हैं। इस पार्ट को धरती की कोर के नाम से जाना जाता है। अर्थ की कोर का तापमान सूर्य की सतह के तापमान के बराबर होता है। कोर के इसी तापमान की वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी कारणवश अचानक धरती की कोर ठंडी हो जाए तो क्या होगा? धरती के कोर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, इनर कोर और आउटर कोर। आउटर कोर मेटल के नीचे तथा इनर कोर मेटल के ऊपर करीब 2400 किलोमीटर की मोटाई में फैली हुई है। यानी धरती की सतह में 2890 किलोमीटर नीचे आउटर कोर शुरू हो जाती है। आउटर कोर मुख्यतः आयरन और निकेल से मिलकर बनी होती है, जो पिघली हुई अवस्था में इनर कोर के चारों तरफ फैली हुई है। आउटर कोर के नीचे इनर कोर शुरू होती है। इनर कोर धरती का इनर मोस्ट पार्ट है, जो करीबन 1222 किलोमीटर के रेडियस में फैली हुई है। इनर कोर मुख्यतः आयरन, निकेल और कुछ अन्य एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है।
इनर कोर का तापमान सूरज की सतह के तापमान से लगभग बराबर यानी 5430 डिग्री सेल्सियस का होता है। लेकिन इतने अधिक तापमान के बावजूद इनर कोर ठोस रूप से मौजूद होता है, क्योंकि इनर कोर पर सरफेस की तुलना में करीब 3.5 मिलियन गुना हाई प्रेशर मौजूद होता है, जिसके कारण आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बढ़कर 6400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसी कारण 5430 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी आयरन ठोस रूप में मौजूद रह पाता है। जब हमारी धरती घूमती है तो उसके रोटेशन के कारण इनर सॉलिड कोर और आउटर लिक्विड कोर भी अलग अलग स्पीड में रोटेट करते हैं, यानी घूमते हैं। अब लिक्विड के मूव करने की गति सॉलिड की तुलना में फास्ट होती है, तो इसी डिफरेंट स्पीड की वजह से इनर कोर और आउटर कोर में घर्षण के कारण एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, जो धरती के चारों ओर जियो मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। यही मैग्नेटिक फील्ड हमें सभी प्रकार के स्पेस रेडिएशन और सूर्य से निकलने वाली हाई चार्ज पार्टिकल से भी बचाते हैं। साथ ही ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे वायुमंडल को एक जगह स्थिर बनाए रखता है, जिसकी वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाता है। धरती की कोर से निकलने वाली हीट की वजह से ही अलग अलग मटेरियल्स धरती की अलग अलग लेयर्स में पहुंचते हैं। मटेरियल्स और हीट के इसी मूवमेंट की वजह से धरती के प्लेट में भी हलचल होती है, जिसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप उत्पन्न होते हैं। यही कारण होता है कि जहां ये प्लेट्स आपस में मिलती है, वहां बसे देशों का भयानक भूकंप और ज्वालामुखियों का सामना करना पड़ता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं जापान और नेपाल। नहीं पैदा होगा इलेक्ट्रिक करंट, अपना मैग्नेटिक फील्ड खो देगी धरती, काम करना बंद कर देंगे कंपास, रास्ता भटक जाएंगे पक्षी, नष्ट हो जाएगी ओजोन परत। अगर किसी कारण से धरती की कोर अपनी सारी हीट खो देती है, तो धरती की आउटर कोर ठंडी होकर सॉलिड स्टेट में बदल जाएगी, क्योंकि अब धरती की आउटर कोर और इनर कोर दोनों ही अपनी हीट खोकर बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो ऐसे में धरती के रोटेशन के बावजूद भी कोर का मूवमेंट रुक जाएगा, जिसके कारण अब कोई इलेक्ट्रिक करंट पैदा नहीं होगा और धरती अपनी मैग्नेटिक फील्ड खो देगी। मैग्नेटिक फील्ड के अभाव में कंपास दिशा बताना बंद कर देंगे और पक्षी अपना रास्ता भटकने लगेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के डिसअपीयर होने के कारण अब सूरज से निकलने वाले हाई चार्ज पार्टिकल्स सीधे ओजोन परत को हिट करेंगे और उसे धीरे धीरे नष्ट कर देंगे। ठप हो जाएगा धरती का कम्युनिकेशन सिस्टम, बंद पड़ जाएंगे सभी बिजली घर। मैग्नेटिक फील्ड और ओजोन के गायब होने के कारण सूरज पर होने वाले न्यूक्लियर विस्फोट से निकलने वाले सभी एटॉमिक पार्टिकल सीधे धरती पर आएंगे और धरती पर मौजूद सभी कम्युनिकेशन सिस्टम को एक झटके में ठप कर देंगे। इतना ही नहीं, सूरज से आने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कारण धरती से ऊर्जा के सभी स्रोत जैसे बिजली और परमाणु बिजली घर जैसे स्रोत एक झटके में बंद पड़ जाएंगे। खत्म हो जाएगा धरती का वायुमंडल। धरती के कोर के ठंडे होने की वजह से अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए वायुमंडल को एक स्थान पर रोक पाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए सोलर विंड और हानिकारक रेडिएशन की वजह से धरती का वायुमंडल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बिना वायुमंडल के धरती मंगल जैसी बन जाएगी, जहां वायुमंडल बिल्कुल भी नहीं होगा या वायुमंडल की बहुत पतली लेयर मौजूद होगी, जो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। सांस लेना होगा मुश्किल। ऑक्सीजन सिलेंडर और प्रेशर सूट का होगा सहारा। बिना वायुमंडल के अब इंसानों को सांस लेना मुश्किल होगा और उन्हें हानिकारक विकिरणों से और प्रेशर से बचने के लिए हर समय ऑक्सीजन सिलेंडर और प्रेशर सूट का सहारा लेना पड़ेगा। घरों से बाहर निकलने के लिए भी स्पेशल सूट की जरूरत होगी। साथ ही ओजोन परत के खत्म होने की वजह से सूर्य की हानिकारक किरणें सीधे धरती पर पहुंचेंगी, जो कई भयंकर बीमारियों को जन्म देगी। धरती का पानी बन जाएगा बर्फ।
असंतुलित होगा दिन और रात का तापमान, नहीं आएगा भूकंप, नहीं फूटेंगे ज्वालामुखी, बंजर हो जाएगी जमीन। जब धरती की कोर गर्म थी तो इससे मिलने वाली हीट की वजह से पानी भी लिक्विड स्टेट में बना रहता था, लेकिन अब इसके ठंडे होने की वजह से हमें हीट के लिए केवल सूर्य पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में रात के समय का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। वहीं सर्दियों के मौसम में यही तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इतने कम तापमान में किसी भी झील, नदी या समुद्र में पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद नहीं रह पाएगा। हीट के अभाव में धरती पर चारों ओर बर्फ की मोटी परतें ही दिखाई देंगी। उधर धरती के कोर के पूरी तरह ठंडे होने की वजह से मेटल में होने वाला मूवमेंट भी रुक जाएगा, जिसकी वजह से अब धरती के प्लेट्स में कोई हलचल नहीं होगी। यानी अब ना ही कभी भूकंप आएगा और ना ही कोई ज्वालामुखी फूटेगा। ज्वालामुखी में विस्फोट ना होने की वजह से उनसे निकलने वाली उपजाऊ मिट्टी, अलग अलग गैसों की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे सारी जमीनें बंजर होती चली जाएंगी। नहीं बचेंगे पेड़ पौधे, खत्म हो जाएंगे जीव जंतु। धरती के कोर ठंडी होने के कारण और ओजोन परत के नष्ट होने की वजह से पेड़ पौधों का अस्तित्व पहले से ही समाप्त हो चुका होगा। यानी अब धरती पर ना तो किसी फसल का उत्पादन हो पाएगा और ना ही किसी जीव जंतुओं के जिंदा रहने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सतह पर रहने वाले जीव जंतु पहले ही वायुमंडल के अभाव में मर चुके होंगे। वहीं दूसरी ओर पानी में रहने वाले जीवों का भी जीवन अत्यधिक ठंड की वजह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस कल्पना से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो धरती की कोर का अचानक से ठंडा होना भी लगभग असंभव है, क्योंकि कोर और सरफेस के मध्य मेटल की एक मोटी परत मौजूद होती है जो कोर की हीट को बाहर निकलने से रोकती है। इसलिए अगर ये मान भी लिया जाए कि धरती की कोर ठंडी हो रही है, तो भी इसे पूरी तरह से ठंडा होने में लाखों करोड़ों साल का समय लगेगा। और हो सकता है कि इतने समय बाद साइंटिस्ट वो तकनीक खोज ले जो इंसानों को किसी दूसरे प्लेनेट पर बसा सके। तो ऐसी स्थिति आने पर मानव सभ्यता धरती के पूरी तरह से बर्बाद होने से पहले ही इसे छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी होगी। लेकिन आप इतना तो मानेंगे कि हमारी ये धरती बिना हमसे बात किए, बिना हमसे कोई शिकायत किए, बिना हमसे रूठे हमारे लिए लगातार काम करती रहती है। रिसर्च डेस्क, न्यूज़ इंडिया। क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती का एक बड़ा भाई भी है, जो भाई होने के साथ साथ उसका बॉडीगार्ड भी है। ऐसा बॉडीगार्ड जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन दिन रात हमारी रक्षा करता रहता है। करोड़ों सालों से वो हमारी धरती की रक्षा कर रहा है। धरती के उस बॉडीगार्ड का नाम है जुपिटर, यानी बृहस्पति ग्रह। सदियों से धरती को बर्बाद करने के लिए धरती की ओर बढ़ रहे उल्का पिंडों को जुपिटर अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें अंदर समेटकर फिर कभी उन्हें बाहर नहीं आने देता। इस तरह से धरती को बचा लेता है। तो चलिए धरती के इस बॉडीगार्ड को थैंक यू बोलने के लिए आज जुपिटर ग्रह पर चलते हैं। घबराइए नहीं, जुपिटर पर जाने की सिर्फ कल्पना करते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर इंसान जुपिटर पर जाए तो क्या होगा। आंख बंद करके कल्पना मत कीजिए, आंखें खोलकर और अपनी टीवी स्क्रीन को देखकर कल्पना कीजिए। जमीन, ओह सॉरी, जुपिटर पर तो जमीन होती ही नहीं है। जी हाँ, इस ग्रह पर कोई ठोस सतह नहीं है। ये तो एक गैस का गोला भर है। हमारे सोलर सिस्टम में 4 गैस जॉइंट्स हैं, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम गैस के गोले गुरु पर कदम नहीं रख सकते? और क्या हम इसके एक छोर से अंदर जाएं तो दूसरे छोर से बाहर निकल जाएंगे? अब इस सवाल का जवाब तो हमें जुपिटर पर ही जाकर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं जुपिटर पर और जानते हैं कि इस पर कोई ठोस जमीन नहीं है, तो आखिर इसके अंदर क्या है। लेकिन आपको जुपिटर पर ले जाने से पहले ये बता दें कि इस ग्रह की खोज खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने की थी। गैलीलियो ने दूरबीन से इस ग्रह को 1610 में पहली बार देखा था।
इसके बाद से ही इस ग्रह के अद्भुत गुरुत्वाकर्षण और इसके आकार ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा और इसी आकर्षण की बदौलत वैज्ञानिक इस ग्रह को समझने के लिए उसके करीब पहुंचे। 18 अक्टूबर 1989 के दिन पहली बार धरती से एक स्पेसक्राफ्ट गुरु ग्रह पर भेजा गया। इसका नाम था गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट। लगभग 6 साल के भीतर 7 दिसंबर 1995 के दिन गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर की ऑर्बिट में दाखिल हुआ। गैलीलियो ने वहां पहुंचते ही जुपिटर के कई सारे राज पर से पर्दा उठाया। उसने हमें इस ग्रह के मून्स यानी चंद्रमा और उसके वातावरण की डिटेल में जानकारी दी।